ओके। तो स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप लोग एक नई एनर्जी के साथ आए होंगे। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था बच्चों कि हमें जो है आज एक नई जर्नी स्टार्ट करनी है, नया टॉपिक स्टार्ट करना है, कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। बात समझ में आ रही सभी को? मैंने आप लोगों को बताया था बच्चों लास्ट लेक्चर में हमें स्टार्ट करना होगा नेक्स्ट लेक्चर से कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। सो गाइज, आइए शुरू करने से पहले कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग एक टर्म पढ़ते हैं, कंडक्टर्स। ओके, कंडक्टर्स किसको बोलते हैं भाई, बताइए जरा। कंडक्टर्स का मीनिंग होता है स्टूडेंट, जरा ध्यान से देखिए। सपोज मैंने कहा ये कोई एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर है मेटल का, और अगर आपने इसके इस एंड से भी आपने वायर को ज्वाइन कर दिया और इस एंड से भी वायर को ज्वाइन कर दिया, तो यहां से यहां जाने के लिए आप देख रहे हैं, यहां से यहां जाने के लिए आप लोग जानते हैं ऑलरेडी क्या होगा कि इलेक्ट्रॉनों के थ्रू या किसी न किसी के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी, कंडक्ट होगी। मतलब इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाने वाले ऑपरेटर्स को बोलते हैं कंडक्टर्स। ठीक है ना? तो मैं लिखता हूं कंडक्टर्स इज सब्सटेंसेस विच अलाउ, थोड़ा सा दैट अलाउ, थोड़ा सा शॉर्ट में लिखते हैं, सब्सटेंसेस दैट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है ना? जो इलेक्ट्रिसिटी को, जो मैंने आपको बताया बच्चों, जो इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ करता है उसको हम लोग बोलते हैं कंडक्टर्स। ठीक, समझ में आ गई होगी बात। अब कहने का ये मीनिंग होता है बच्चों, हमारे पास ये कंडक्टर्स जो है सर दो टाइप के होते हैं। ये कंडक्टर्स बच्चों दो टाइप के होते हैं। पहला होता है इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स। अब आपको जानने की ये जरूरत है कि सर इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स क्या होते हैं। ठीक है ना? इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स का मतलब होता है बच्चों, जैसे, या मैं आप लोगों को बता देता हूं, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स या इसको हम लोग बोलते हैं मेटेलिक कंडक्टर्स, या इसको आप एक नया नाम दे दो सर, इसको बोलेंगे मेटेलिक कंडक्टर्स। अब क्वेश्चन में यह है कि सर इलेक्ट्रॉनिक या मेटल के थ्रू, जरा ध्यान से सुनिएगा, मेटल के थ्रू जब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाती है तो उसको बोला जाता है इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स। है ना? मतलब मेटल्स के थ्रू या किसी अदर के थ्रू जो है, ठीक है ना, जब इलेक्ट्रिसिटी हम लोग कंडक्ट करते हैं, जब इलेक्ट्रिसिटी हम लोग कंडक्ट करते हैं तो बच्चों उसको बोला जाता है, ठीक है ना, तो उसको बोला जाता है कि, तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक और मेटेलिक कंडक्टर्स। बहुत ही सिंपल सी बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो कि बहुत बहुत आसान सा टॉपिक है। हेलो। सोना था। ओके, ठीक है ना? तो मैंने आपको बताया बच्चों कि हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स और मेटेलिक कंडक्टर्स उसको बोलते हैं जिसमें जो है इलेक्ट्रिसिटी मेटल के थ्रू कंडक्ट होती है। मेटल के थ्रू अगर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है तो उसका नाम होता है मेटेलिक कंडक्टर्स। ठीक है ना? तो मैं बोलूंगा इस सब्सटेंसेस, यहाँ पे थोड़ा सा लिखना जरूरी है, हम लोग लिखेंगे इस सब्सटेंसेस, ठीक है ना, विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, which conduct electricity
विदाउट अंडरगोइंग एनी चेंज, ठीक है ना, एनी चेंज। अब सुनो जरा ध्यान से, मैंने आप लोगों को बताया स्टूडेंट कि हम लोग ऐसे सब्सटेंसेस को इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर बोला जाता है, ऐसे सब्सटेंसेस को इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर बोलते हैं कि जो मेटल के थ्रू या किसी अदर के थ्रू जो है, मेटल के थ्रू जो है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। अब मान के चलो आपने मेटल के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट किया, तो क्या इस मेटल में कोई चेंज आएगा या नहीं? से यस और नो, क्या मेटल में कोई चेंज आएगा, हाँ या ना बोलो बेटा? नो सर। सबको पता है ये तो सर कोई भी चेंज नहीं आएगा, ठीक है ना। तो विदाउट अंडरगोइंग एनी चेंज लिखा हुआ है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल बच्चों मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक मेटल ले लीजिएगा। दूसरा यहाँ पे एग्जाम्पल दूसरा, हम लोग ग्रेफाइट भी इलेक्ट्रिक कंडक्टर होता है, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है, ठीक है ना। ग्रेफाइट भी ले लीजिएगा, ETC। ओके, दूसरा टाइप का कंडक्टर हम लोग पढ़ते हैं बच्चों, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स, ठीक है ना। अब देखो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स का मतलब क्या होता है, जैसे जरा इधर ध्यान से सुनिएगा, बच्चों, बहुत ही सिंपल सी बात मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं, जो कि आप लोगों के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए बच्चों, आप लोगों ने क्या किया, मान के चलिए आपने क्या किया, ये कोई एक बीकर लिया था, इस बीकर में आपने क्या किया, इस तरीके से कोई, ठीक है ना, इस बीकर में आपने क्या किया, यहां से 2 पिन ऐसे लगा दिए, इस साइड से आपने यहां से भी 2 पिन ऐसे लगा दिए, और यहां से आपने क्या किया, इस पे कोई एक एलईडी बल्ब लगा दी, इस पे कोई एक एलईडी बल्ब आपने यहां से ऐसे लगा दिया। और जरा ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना, आपने यहां से क्या किया बच्चों, एक एलईडी बल्ब लगा दिया, और यहां से आपने कोई इस पे एक बैटरी वोल्टमीटर लगा दिया। समझ में आ रही बात, क्या क्या बनाया मैंने? आ रहा बेटा समझ में सभी को? अरे आ रहा है या नहीं आ रहा है? ठीक है ना। अच्छा, अब अभी आपने क्या किया, जरा ध्यान से देखो, अभी आपने बच्चों इसमें प्योर वाटर लिया है, ये प्योर वाटर लिया हुआ है, ये एलईडी बल्ब है। अब जैसे जैसे वोल्टमीटर या बैटरी से आप यहां से जो है इलेक्ट्रिसिटी को चालू करोगे, तो एक ही वायर पे करंट आएगा, पता है ना आपको, ये तो एक ही वायर पे करंट आएगा, एक पे नहीं आएगा, आएगा या नहीं बताओ? नहीं आएगा ना। अब आप लोग मुझे बताओ, अभी आपने प्योर वाटर डाला हुआ है, तो प्योर वाटर जैसी बैटरी चालू करोगे, क्या ये एलईडी बल्ब जलेगा? क्या ये एलईडी बल्ब जलेगा क्या? बोलो बोलो शाबाश, अरे बताओ हाँ या ना। चलिए एक और सॉल्यूशन में लेता हूं, देखो बच्चों एक और सॉल्यूशन मैंने लिया हुआ है। इस सॉल्यूशन में अब मैंने क्या किया, इस सॉल्यूशन में बच्चों मैंने अब क्या कर दिया, NaCl ले लिया, और इसमें भी वही कहानी कर दी। कहानी क्या की कि सर यहां से जो है एक एलईडी बल्ब इसमें ऐसे यहां से लगा दिया, एलईडी लगा दिया, और यहां से इसको एक बैटरी से ज्वाइन कर दिया, वोल्टमीटर या बैटरी जो भी आप लगाना चाह रहे हो, है ना। अच्छा, ये ए कंपार्टमेंट है, ये बी कंपार्टमेंट में, दोनों से मैंने बैटरी मान के चले वोल्टमीटर जो भी बैटरी मैंने चालू की दोनों से। अब मुझे ये बताइए, ए वाले का एलईडी बल्ब जलेगा या बी वाले का? कौन सा एलईडी बल्ब जलेगा यहाँ पे? बोलो शाबाश शाबाश, बोलिए सर तो। बी वाला जलेगा ना। अच्छा बी वाला चलेगा। ओके, कितने बच्चे ऐसे हैं जो ऐसा कह रहे हैं कि सर ए वाला जलेगा? बोलिए, कोई बात नहीं यार, समझ में आना चाहिए बस सर बात। ए के सर चांसेस एक बार कम है, वापस क्योंकि समझाओ ना। प्योर वाटर है तो उसके अंदर मतलब सुनो H+ सुनो, आयंस का कंसंट्रेशन है। आयंस का कंसंट्रेशन कम होगा। एक बार और समझा रहा हूं, जरा ध्यान से सुनो बच्चों। मैंने ऊपर वाला एक बीकर लिया, इसमें मैंने प्योर वाटर लिया, और यहां से 2 पिन को लगा दिया। जरा ध्यान से सुनिए, कानों को इधर लगाइए बच्चों, कानों को इधर लगाइए,
ठीक है ना, और 2 पिन इधर लगा दिया। अब आपको पता है सर ये यहाँ से एलईडी बल्ब बैटरी चालू किया तो एक ही वायर पे करंट आएगा, दोनों में एक ही वायर पे आएगा। अब मैंने इसमें क्या किया, NaCl लिया और दूसरे वायर पे दोनों को एक साइड से बैटरी से जोड़ा, दूसरे को एलईडी लगाया और NaCl लिया और बैटरी चालू की, दोनों में क्या होगा, एक ही वायर पे करंट आएगा। तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ बैटरी चालू करने के बाद कौन सा वाला एलईडी बल्ब, बी वाला जलेगा या ए वाला जलेगा, ये आपसे पूछ रहा हूँ, ये बात बताइए। बी वाला। कौन सा वाला बोला बेटा? बी। अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं जो बी को बोल रहे हैं? यस यस बोलते रहिए। कितने लोग ऐसे हैं बच्चों जो कह रहे हैं सर बी वाला जलेगा, बताइए। ओके, और कौन बोल रहा है भाई, और बताओ, और कितने लोग ऐसे सर हैं? प्योर वाटर ए वाला। अच्छा सर बी वाला जले। ओके, और अरे और भी सर तो बी बच्चे वाला। बोलिए, सबको पढ़ाया जा रहा है ये। सर बी वाला। बी वाला, और भी तो बोलिए यार, सभी को तो पढ़ाया जा रहा है, ये बच्चे भी हैं। यस सर बी वाला। ओके, और अच्छा ठीक है, कोई ऐसे कौन कौन ऐसे बच्चे हैं जो कह रहे हैं सर ए वाला जलेगा, बताओ। सर ए के चांसेस है तो सही ना। और कोई बताइए तो सर सही। मैं बोल रहा हूँ सर ए। अच्छा, और सही गलत से मतलब नहीं है बच्चों, बस मैं जानना चाहता हूँ स्टूडेंट का क्या लॉजिक है, क्या बच्चा सोच रहा है, मैं वो बात को जानना चाह रहा हूँ, बताओ। और कितने लोग कहते हैं कि सर ए वाला, बताओ। और सर ऐसा भी हो सकता है कि दोनों जले लेकिन ज्यादा एफिशिएंटली बी वाला जल सकता है। फिलहाल तो एक ही जलेगा, मैंने कह दिया बच्चा एक ही जलेगा, अब ए जले या बी जले वो आपको बताना है, ए और तो बी। सर बी जलेगा। अच्छा यस सर बी जलेगा। सर तो चलो, और ए वाला और कौन है? ओके, चलिए बच्चों मैं आपको बता देता हूं, बी वाला बल्ब जलेगा। ए वाले में प्योर वाटर है, प्योर वाटर है तो आप जान रहे हैं खाली ये तो H+ और OH- है, इसका कोई कंसंट्रेशन, ये तो नॉर्मल सी बात है, H+ और OH- है। लेकिन बी वाला इसलिए जल रहा है, ए वाला इसलिए नहीं जल रहा है, क्योंकि सर यहाँ पे जो ये वाला एंड है और ये वाला एंड अभी एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं है। एक दूसरे के कांटेक्ट में ये तभी आएंगे जब यहां से आयंस का मूवमेंट इधर को होगा, तभी तो ये एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे। यहाँ पे क्या होगा बच्चों, ये NaCl Na पॉजिटिव और Cl- आयन में टूटेगा। वाटर उतना ज्यादा आयनिक थोड़ी ना है, वाटर थोड़ा ना टूट जाएगा, वाटर को तो गर्म करना पड़ता है काफी ज्यादा, तभी तो H+ और OH- में टूटता है। ये थोड़े ना, इसको तो नॉर्मली उसमें टूट जाता है, ये तो बहुत ज्यादा जल्दी से टूटता है। तो सर यहां से Na+ और Cl- आयन टूटेंगे, तो ये आयन्स एक दूसरे के अपोजिट, नेगेटिव वाले पॉजिटिव की तरफ मूव करेंगे, पॉजिटिव वाले नेगेटिव की तरफ मूव करेंगे। तो जब आयनों का मूवमेंट होगा तो इलेक्ट्रिसिटी एक एंड से दूसरे एंड पे जाएगी या नहीं जाएगी? जाएगी ना, हाँ या ना बोलो भाई, अरे बोलो। जब आयंस का मूवमेंट होगा तो सर इलेक्ट्रिसिटी एक जगह से दूसरे जगह पे जाएगी, तो इसलिए ये NaCl बोला जाता है, ये एक इलेक्ट्रोलाइट है। तो जैसे ही मैंने बैटरी को चालू किया, बैटरी से इलेक्ट्रिसिटी से ये वाला इलेक्ट्रोलाइट Na पॉजिटिव आयन और Cl नेगेटिव आयन में टूट दिया। तो इसमें चेंज आया नहीं आया, NaCl टूट गया ना, आयंस में टूट गया। तो आयंस के, ठीक है ना, चेंज होने के बाद जैसे ही आयंस में टूटेगा तभी तो इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी, कंडक्ट होगी, और तभी तो सर ये वाला जलेगा, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा बच्चों, तो ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, ये इलेक्ट्रोलाइट है, तो इलेक्ट्रोलाइट से बना हुआ जो सॉल्यूशन होगा वो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होगा, नहीं होगा? वो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होगा। और एक ऐसा कंडक्टर जिसमें इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के द्वारा कंडक्ट होती है ना, तो ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा
इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स उसको बोलते हैं विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना, विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना। सर हम्म, सर तो वाटर से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते होंगे तो अभी समझा रहा हूं, अभी समझा रहा हूं उसको। when current is passed through it, देखो बच्चों, कुछ ऐसे आयंस, कुछ ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जब इनमें करंट को पास किया जाता है तो ये अपने आयंस में टूट जाते हैं। और सर जब अपने आयंस में टूटेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे, जाहिर सी बात है। NaCl सर एक Na पॉजिटिव आयन में टूटेगा और Cl माइनस और क्लोराइड जो है Cl माइनस की तरफ चला जाएगा। तो चेंज आया नहीं आया? आया ना। तो मैं एग्जांपल यहाँ पे लिख रहा हूं, सॉल्यूशन ऑफ NaCl, सॉल्यूशन ऑफ NaCl। अच्छा, या मैं ऐसे लिख सकता हूं, जरा ध्यान से सुनिए, ठीक है ना। अब देखो ये लड़का बोला सर ये H प्लस और Cl OH माइनस में टूटेगा। बच्चों वाटर तो टूटता है H प्लस और OH माइनस में, जरूर टूटेगा। लेकिन जरा आप ध्यान से सुनिए, एक बात को जरा ध्यान से सुनिएगा। सर H प्लस और OH माइनस में ये तभी टूटेगा जब आप टेम्परेचर को हाई करोगे, जब आप टेम्परेचर को हाई करोगे। और ये तो एक ऐसा इलेक्ट्रोलाइट है, NaCl एक ऐसा इलेक्ट्रोलाइट है बच्चों जो कि कम टेम्परेचर पे भी टूट जाता है, कम टेम्परेचर पे भी ब्रेक डाउन हो जाएगा। इसमें तो आपको टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा तभी तो ये टूटेगा, अदरवाइज थोड़ा ना टूटेगा। ये तो क्या NaCl तो क्या खाली पानी डालो और टूट जाएगा, क्यों बताओ। तो इसलिए NaCl में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने पे LED जल्दी से जल जाता है। लेकिन अब इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में चेंज आया नहीं आया? बोलो बोलो, शाबाश, बोलो बेटा, क्या इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में चेंज आया या नहीं आया? बोलो, आया ना? सभी को दिख रहा है? ओके, चलिए, और किसी को कोई बात पूछनी तो बोलो, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। और किसी को कोई बात कहनी सर है यहाँ तो पे डेफिनेशन में विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड अंडरगोस, उसके बाद क्या लिखा है? अच्छा, अंडरगो चेंज, ठीक है ना, अंडरगो चेंज व्हेन करंट इज पास थ्रू इट, ठीक है ना, जब इससे करंट को हम लोग पास करते हैं। और किसी को कोई बात कहनी है? बोलो। तो आप समझ रहे हैं ना, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? बताओ बेटा, कौन है इलेक्ट्रिसिटी को बी में कंडक्ट करने के लिए? कौन है? NaCl है या नहीं है? हाँ या ना बोलो भाई, से यस और नो। ओके, तो बच्चों आप एक बात देखिए, यहाँ पे NaCl क्या है? सर NaCl एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। NaCl क्या है? एक तरीके से इलेक्ट्रोलाइट है ना। तो NaCl आपने क्या पढ़ा सर सर? इलेक्ट्रोलाइट मतलब जो कम टेम्परेचर पे हो जाए, सेपरेट हो ही हाँ ना। जी, अभी सुनो पहले, NaCl क्या बोला मैंने? इलेक्ट्रोलाइट है। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब होता है बच्चों जो सॉल्ट जो है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब होता है बच्चों जो सॉल्ट जो है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। ठीक है ना। इलेक्ट्रोलाइट का मीनिंग ये होता है कि मैंने आपको बताया बच्चों कि जो सॉल्ट जो है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है उसको बोला जाता है इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है ना। तो अब कहने का मतलब यह है कि सर यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट को दो टाइप से डिवाइड किए गए हैं। तो टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट हमें दो टाइप से हैं। तो टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट हमारे पास दो टाइप से हैं। तो पहले टाइप का जो इलेक्ट्रोलाइट होता है इसको बोला जाता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। समझ में आई बात क्या? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट,
ओके, अब मुझे एक बात बताओ बच्चों, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वही होगा ना जिसका डिसोसिएशन बहुत आसानी से हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मीनिंग होता है बच्चों एक ऐसा इलेक्ट्रोलाइट जो बहुत आसानी से टूट जाता है, समझ रहे ना, उसको बोला जाता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे बोलूंगा विच डिसोसिएट इजिली। डिसोसिएशन का मतलब होता है टूटना, ठीक है ना। अच्छा, अब आप मुझे बताइए NaCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है या वीक इलेक्ट्रोलाइट है, अब बताओ। NaCl स्ट्रॉन्ग में आएगा नहीं आएगा बेटा? यस सर। ठीक है ना। कैल्शियम क्लोराइड हो जाएगा, ETC, ये सारे के सारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होंगे। दूसरा टाइप का इलेक्ट्रोलाइट हमारे पास होता है बच्चों जिसको हम लोग बोलते हैं सर वीक इलेक्ट्रोलाइट। एक और हमारे पास दूसरा सॉल्यूशन होता है वीक। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा वीक इलेक्ट्रोलाइट उसको बोलते हैं ऐसे इलेक्ट्रोलाइट जो डिसोशिएट नहीं होते हैं इजिली, ठीक है ना, डज नॉट डिसोशिएट इजिली। तो ऐसे इलेक्ट्रोलाइट को बोला जाता है बच्चों वीक इलेक्ट्रोलाइट। अच्छा, ऊपर वाले इलेक्ट्रोलाइट में आप देखिए जब डिसोसिएशन इनका आसानी से होगा तो अल्फा, अल्फा का मतलब क्या होता है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, होता नहीं होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो अल्फा की वैल्यू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए 100% होगी नहीं होगी? तो अल्फा इनके लिए 100% होगी नहीं होगी? ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा वी के लिए क्या होगा, अल्फा डज नॉट इक्वल टू 100%। अल्फा क्या है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। जो इलेक्ट्रोलाइट जितना ज्यादा डिसोसिएट हो जाएगा बच्चों उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन उतना ही ज्यादा होता है। बहुत सिंपल सी बात बोला। तो यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं बच्चों। सपोज मैंने कहा सॉल्यूशन ऑफ शुगर, एसिटिक एसिड, ये सब के सब ETC, ये सब के सब वीक इलेक्ट्रोलाइट है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। ले लिया? यस सर। ओके, तो सर ये ले लो बेटा, जिसको भी लेना है जल्दी करो। ले लिया सर। ओके, चलिए अब हम लोग जानते हैं सर, आगे धीरे धीरे बढ़ते हैं। मैंने जैसा कि आपको बताया बच्चों हम लोग एक बेसिक टॉपिक से लेके आगे चल रहे हैं। तो आइए पढ़ते हैं रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस, ठीक है ना, और एंड कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन। आप लोग सॉल्व कर रहे हैं क्या? क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं क्या? कर रहे हैं क्या? अरे कोई बुकलेट होगी ना आप पे, NCERT, कोई ना कोई तो बुकलेट होगी जिससे आप सॉल्व कर रहे हैं। नहीं है सर। कोई भी बुकलेट नहीं है क्या? ओके, कोई दिक्कत नहीं। आइए हम लोग लेटेस्ट कंसीडर करते हैं, एक कंडक्टर को कंसीडर करते हैं बच्चों, एक कंडक्टर को कंसीडर करते हैं। सपोज मैंने आपको बताया, जरा ध्यान से देखिए, ये कोई मैंने एक कंडक्टर ले लिया है। इस कंडक्टर को आप देख रहे हैं, जरा ध्यान से देखिएगा, इस तरीके से ये ऐसा है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कुछ ऐसा बना हुआ है, ठीक है ना।
आपने क्या किया, इसके इस एंड को और इसके इस एंड को आप देख रहे हैं, इसके इस एंड को और इस एंड को जो है आपने क्या किया बच्चों, बैटरी से ज्वाइन कर दिया, ठीक है ना। अब क्या होगा, जैसे ही आपने बैटरी से ज्वाइन किया, जरा ध्यान से देखिए, मैंने आपको बताया बच्चों, आपने कोई एक एल लेंथ का कोई एक कंडक्टर लिया हुआ है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है। ए क्या है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है। जरा ध्यान से पढ़िएगा, इसके बारे में जरा जानने की कोशिश करिए। लेट अस कंसीडर ए मेटेलिक कंडक्टर एस जिसका लेंथ एल है और क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है। तो अब आप देख रहे हैं, जैसे आप यहां से बैटरी को चालू करोगे तो आप देख रहे हैं एक एंड से यहां से क्या होगा सर, इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे। एक एंड से जब इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे और इलेक्ट्रॉनों के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा बेटा, करंट मूव करेगा, करंट फ्लो है ना, करंट फ्लो होगा। अब देखो बच्चों, जितना ज्यादा मैं यहाँ से वोल्ट बैटरी चलाता हूँ, इलेक्ट्रिसिटी चलाता हूँ, उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा, होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, और उतना ही ज्यादा करंट यहाँ से प्रोवाइड होगा, होगा नहीं होगा। मतलब आपने 10 वोल्ट की बैटरी, 10 वोल्ट का इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से प्रोवाइड करवाया, तो करंट उसी के जो है 10 एम्पियर का करंट यहाँ से निकलेगा, निकलेगा नहीं निकलेगा। अगर आप 2000 वोल्ट का बैटरी यहाँ से चलाओगे तो यहाँ से भी आपका जो है उतना ही जो है क्या हो जाएगा, 2000 एम्पियर का करंट पास होगा, होगा नहीं होगा। तो आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे जितना ज्यादा आप वोल्ट को बढ़ाओगे, जितना ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी को बढ़ाओगे बच्चों, उतना ज्यादा ही आपका क्या होगा, करंट पास होगा। तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, I के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, होगा नहीं होगा। पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। से यस और नो, हाँ या ना बोले, सब लोग बोले भाई। यस सर। सबको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? ओके, वेरी गुड वेरी गुड। ओके बच्चों, अब सुनो अब सर जब इसने आपने क्या, अब मैं सपोज क्या कर देता हूं बच्चों, जरा ध्यान से देखिएगा। सपोज मैं यहाँ पे एक नया चमत्कार कर देता हूं, इस करंट के रास्ते में एक कुछ लगा देता हूं। करंट के रास्ते में मैंने क्या कर दिया, किसी पार्टिकल को रख दिया। अब किसी पार्टिकल को रखोगे तो करंट का जो पाथ है, उसमें क्या होगा, हिंड्रेंस आएगा नहीं आएगा। जो करंट के पाथ में हिंड्रेंस आएगा प्यारे बच्चों, इसी को तो हम लोग रेसिस्टेंस बोलेंगे। करंट के पाथ में जो रुकावट आएगी, इसी को तो सर हम रेसिस्टेंस बोलेंगे, बोलेंगे नहीं बोलेंगे, आया समझ में? सर लेकिन रुकावट क्यों आएगी सर? रुकावट क्यों आएंगे, मान के चलिए इसका कोई आयन निकल गया तो ये रुकावट आएगी नहीं आएगी। इस मेटेलिक कंडक्टर का कोई आयन निकल गया, हो सकता है जो है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर है, कंडक्टर जो है उसका आयन टूटने के बाद करंट के मार्ग में थोड़ा सा रुकावट आएगी नहीं आएगी, टूट गया। तो ये जो रुकावट आएगी है, जो ये हिंड्रेंस आएगी, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं द हिंड्रेंस प्रोवाइडेड बाय द सॉल्यूशन। कोई एक सॉल्यूशन ले रहे हैं हम लोग, प्रोवाइडेड बाय द सॉल्यूशन on passage of current, on passage of current, ठीक है ना, is called resistance। समझ रहे हैं? तो इसको R से इंडिकेट करते हैं। तो बच्चों यहाँ पे रेजिस्टेंस किसको बोल रहा हूं मैं, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, हाँ या ना बोलो, आ रहा समझ में? तो सर अगर इस करंट के मार्ग में, इस करंट के पैसेज में अगर कोई आपने कोई इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का कोई आयन यहाँ पे लग जाएगा, तो यहाँ से कुछ रुकावट आएगी करंट के, और कुछ करंट तो सर यहाँ से बहेगा नहीं बहेगा, आएगा नहीं आएगा, कुछ करंट तो यहाँ से प्रोवाइड होगा। तो प्रोवाइड जो करंट होगा उसको बोला जाता है कंडक्टेंस। उसको क्या बोलते हैं बेटा, कंडक्टेंस। मतलब यहाँ से नीचे से जो करंट जाएगा, जो कुछ तो जाएगा कुछ रुकेगा, तो जो जाएगा उसको बोलते हैं कंडक्टेंस, और जो यहाँ पे रुक जाएगा बच्चों उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। तो बच्चों जैसे हम यहाँ से V इक्वल टू ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन ओपन करते हैं, तो एक टर्म जनरेट होता है जिसको बोलते हैं R। तो ये R यहाँ पे क्या है बच्चों, यही R यहाँ पे रेजिस्टेंस है, और यही ओम्स लॉ है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग कभी एक नाम देते हैं ओम्स लॉ, जो कि आप फिजिक्स में पढ़ोगे बढ़िया से।
यहाँ पे थोड़ा सा इसके बारे में इंट्रोडक्शन है, वो मैंने आपको दे दिया है। किसी को अब यहाँ तक कोई बात कहनी है तो वो मुझे बोलें, बोलिए, शाबाश, बोलिए बेटा। अगर किसी को कोई भी बात कहनी है तो बोलिए, कोई भी डाउट है तो बोल सकता है वो। ओके, कर लोगे बेटा, कोई डाउट तो नहीं है इसमें, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अब देखो, अब देखो थोड़ा सा, ठीक है ना? सपोज मैंने लिखा, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं तो समझ में आ गया ना रेजिस्टेंस किसको बोलते हैं। तो सपोज मैंने आपको बोला, सपोज L इज लेंथ ऑफ कंडक्टर। अब मैं क्या मान के चलता हूं बच्चों, L इज लेंथ ऑफ, L को मैं कंडक्टर की लेंथ मान के चलता हूं, एंड A इज क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब सुनो, जैसे जैसे आप कंडक्टर की लेंथ को बढ़ाओगे, उसको खींचोगे, तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा या कम होगा, बताओ? जैसे जैसे बच्चों आप कंडक्टर की लेंथ को खींचोगे, तो आप लोग मुझे ये बताइए कि सर रेजिस्टेंस कम होगा या बढ़ेगा, बताओ? रेजिस्टेंस कम होगा या बढ़ेगा? क्या? बढ़ेगा। बिल्कुल बढ़ेगा सर, सर। बढ़ेगा, बिल्कुल। बढ़ेगा। जैसे ही सर आप इसको खींचोगे, जैसे बच्चों आप इसको खींचने की कोशिश करोगे, और जब आप खींचने की कोशिश करोगे तो ऑलरेडी रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा लेंथ की, ठीक है ना? ओके, अच्छा, अगर आप इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया को बढ़ाओगे, इसको ओपन करोगे, तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा या कम होगा? मान के चलिए आप इसको और क्या कर रहे हैं, और इसको ओपन कर रहे हैं और इसको ऊपर को बढ़ाएंगे, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस कम होगा या बढ़ेगा? कम हो सबको पता है, तो 1/A हो जाएगा। तो बच्चों मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A। तो R इज इक्वल टू, यहाँ पे एक कांस्टेंट टर्म, एक टर्म जनरेट होता है जिसको L/A ऐसे लिखते हैं, और ये रो का मतलब यहाँ पे होता है बच्चों, ये रो टर्म इसको बोलते हैं, रो का मतलब होता है रेजिस्टिविटी, ठीक है ना? सर आपका वॉइस लैग हो रहा है। सबको लैग हो रहा है क्या? नो सर। तो यार मुझे लग रहा है कि शायद तेरे यहाँ नेटवर्क की प्रॉब्लम हो सकती है। ओके सर। और किसी को और लैग हो रहा है क्या? नो सर। हाँ, तो हो सकता है यार तेरे पास नेटवर्क की प्रॉब्लम। तो आप देख रहे हैं कि सर रेजिस्टिविटी किसको बोलते हैं, कि R इज इक्वल टू ये हो गया। अब ये जो L/A पूरा का पूरा टर्म है बच्चों, इस पूरे के पूरे L/A को हम एक नया नाम देंगे जिसको हम बोलेंगे सेल कांस्टेंट। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? सेल कांस्टेंट टर्म नाम देंगे। तो सेल कांस्टेंट L/A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? L/A इज इक्वल टू हो जाएगा रेजिस्टेंस अपॉन रेजिस्टिविटी। तो सेल कांस्टेंट पूरा L/A को नाम दिया जाता है रेजिस्टेंस अपॉन रेजिस्टिविटी, ठीक है ना? ओके, इसमें से कुछ चीजें नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिएगा। इसमें से बच्चों अगर आपको कुछ बातें नोट करनी है तो नोट करिए। चलिए 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 बच्चों, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा देखिए। ओके, अब जरा ध्यान से देखो। सर हम लोग एक काम करते हैं, इसकी यूनिट निकाल के दिखाते हैं, यूनिट निकाल के दिखाते हैं। देखो सर, इसकी यूनिट निकालते हैं। तो देखो, रेजिस्टेंस की यूनिट तो आपको पता है ना, ओम होती है। इसकी यूनिट क्या होती है बच्चों? ओम होती है, ठीक है ना? ओके, अब देखो
रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होगी? रेसिस्टिविटी इज इक्वल टू, यहां से देखो ये फॉर्मूला देखो, इसमें देखो रेसिस्टिविटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? R इंटू ए अपॉन एल। तो R की क्या है बेटा? यूनिट ओम है, ठीक है ना, इनटू आप ए की क्या हो जाएगी? सेंटीमीटर स्क्वायर, अपॉन ये क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर। इसको यहां से कैंसिल करोगे तो रो की यूनिट क्या होगी? ओम सेंटीमीटर होगी नहीं होगी? आप बताओ, होगी नहीं होगी? ओके, एक और टर्म है यहाँ पे कंडक्टेंस, एक और टर्म है कंडक्टेंस, जिसको हम लोग जी से इंडिकेट करते हैं। तो आर इजिकल टू, मैं ऐसा लिखूंगा ना, जी इजिकल टू 1 अपॉन रेसिस्टेंस। क्यों? देखो इधर देखो, मैंने आपको बताया था बच्चों, जो करंट इस हिंड्रेंस के साइड से निकल जाता है उसको बोलते हैं कंडक्टेंस। अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो कंडक्टेंस कम हो जाएगा, कंडक्टेंस बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। तो जी की यूनिट क्या हो जाएगी? ओम इनवर्स। तो ओम इनवर्स का मतलब, ओम इनवर्स को हम दूसरी लैंग्वेज में इसको क्या बोलते हैं? साइमेंज बोलते हैं। साइमेंस भी बोल सकते हैं, सीमांज भी बोल सकते हैं, साइमेंज जो भी बोलना चाहते हैं, ठीक है ना। ओके, और एक और टर्म होता है कप्पा। कप्पा इसको बोलते हैं, कप्पा का मतलब होता है स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, तो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी कप्पा इज इक्वल टू होता है बच्चों 1 अपॉन रो, मतलब रेसिस्टिविटी के जस्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है। और कप्पा की यूनिट क्या होगी? देखो कप्पा की यूनिट 1 अपॉन, देखो रो की यूनिट क्या है? ये वाली है, 1 अपॉन ओम इंटू सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ओम इनवर्स सेंटीमीटर। तो ओम इनवर्स को आप लोग क्या बोलते हैं? साइमेंज बोलते हैं। तो मैं ऐसे लिखूंगा साइमेंज सेंटीमीटर। साइमेंज सेंटीमीटर किसकी यूनिट हो जाएगी? कप्पा की यूनिट हो जाएगी। नोट करिए, बहुत बहुत मतलब होता क्या है? कप्पा होता क्या है? कप्पा बच्चों एक ग्रीक टर्म है, ग्रीक टर्म है कप्पा, और इसको हम स्पेसिफिक कंडक्टिविटी के लिए अप्लाई करते हैं, ठीक है ना। आया बेटा समझ में? सर ये कप्पा एक ग्रीक टर्म है, जैसे रो है ना, रो क्या एक ग्रीक टर्म है, तो उसी तरीके से कप्पा। तो जो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी होती है बच्चों, जो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी होती है उसको हम लोग कप्पा से इंडिकेट करते हैं। ये कप्पा ठीक कम अपोजिट होती है रेजिस्टिविटी के। जितना ज्यादा रेजिस्टिविटी की वैल्यू होती है उतना ही कम जो है ये वैल्यू होती है, और इसकी यूनिट ये है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। नोट करिएगा, इसमें जो जो चीजें मैंने ब्रैकेट में डाली है सब नोट करिए, न्यूमेरिकल करने के काम आएगा ये। कॉपी में नोट करिए, Yes, क्योंकि sir. अभी तभी तो न्यूमेरिकल कर पाओगे। हो गया तो बताना भाई। सर ये G इक्वल्स 1/R है तो इसको 1/ओम भी बोल सकते हैं। हाँ तो 1 अपॉन ओम हो गया ना, तो ओम इनवर्स को हम साइमेंज बोलते हैं ना। हाँ हाँ बिल्कुल सही है, ओम इनवर्स को हम लोग सीमेंज भी बोलते हैं ना। ठीक है ना, कर लेंगे बेटा। समझ में आ रही बात या नहीं, बोलो। अरे सभी को समझ में आ गई मेरी बात जो मैं कहना चाह रहा हूं आप लोगों से? Yes. यस सर। Yes, sir. ओके चलिए, एक क्वेश्चन इस पे छोटा सा एक क्वेश्चन सॉल्व करी, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये नोट कर लेना है बेटा, ये सब नोट कर लेना है, ये जब जो भी क्वेश्चन दिए हैं।
जो भी मैंने ब्रैकेट में रखे हुए हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, द रेजिस्टेंस ऑफ ए the resistance of a conductivity cell containing 0.01 molar KCl solution at 298 Kelvin is 1500 ohm. What is the cell constant if the conductivity of if the conductivity of 0.001 molar KCl solution at is 0.146 into 10 to the power minus 3 Siemens centimeter cubes. क्वेश्चन में क्या लिखा गया है, द रेजिस्टेंस ऑफ conductivity cell containing 0.01 molar KCl solution at 298 Kelvin, temperature is 1500 ohm दिया गया है. What is the cell constant if the conductivity of 0.001 molar, है ना. कंडक्टिविटी ऑफ ऐसे लिखता हूं 0.01 मोलर, ठीक है ना. 0.01 मोलर KCl सॉल्यूशन एट, ठीक है ना, इतना इतना दिया गया. कंडक्टिविटी अगर इतना दिया गया है, आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द सेल कांस्टेंट. आपको बच्चों L अपॉन ए का मतलब होता है सेल कांस्टेंट की वैल्यू निकाल के देनी है मुझे. जरा निकालिए तो, सारे वही फॉर्मूले पे अप्लाई करना है जो मैंने अभी अभी आपको करवाया है. जरा करके दिखाओ बच्चा, करके दिखाओ बेटा जरा, शाबाश, जल्दी से करो तो. हो गया क्या? बोलिए, हो गया क्या? कितना आया बेटा आंसर?
कितना आया आंसर? कितना आया बोलो? सर आर की वैल्यू दी गई है 1500 ओम है। कप्पा की वैल्यू दी है सर 0.146 इंटू 10⁻³ साइमेंज पर सेंटीमीटर है। कंसंट्रेशन का कुछ काम ही नहीं है। सर रो रेजिस्टिविटी, अच्छा ऐसे निकालना होता है। मैंने सेल कांस्टेंट का फॉर्मूला लिखवाया था L/A इज इक्वल टू, मैंने आपको बताया था क्या? नहीं भी बताया था तो चलिए हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं। देखिए मैंने बताया था R इज इक्वल टू रो इंटू L/A, ऐसे ही बताया था। तो आप क्या बोलेंगे सर? L/A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? L/A इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा? R/रो। तो सर पहले रो तो निकालिए, रो तो निकालिए। तो बच्चों रो इज इक्वल टू क्या होता है? 1/कप्पा, होगा नहीं होगा? तो 0.146 इंटू 10⁻³ कप्पा की वैल्यू है ना? 1/कप्पा ऐसे निकाल दो, या आप इसको ऐसे रख लो। तो L/A इज इक्वल टू आप ऐसे भी लिख सकते हैं, L/A इज इक्वल टू 1500 इंटू 0.146 इंटू 10⁻³ तो ये जो वैल्यू आएगी ये करेक्ट आंसर आएगा। ये जो वैल्यू आएगी ये बिल्कुल करेक्ट एग्जैक्ट आंसर आएगा। चलो किया किसी ने? 2.19। हाँ 0, अच्छा 2 पॉइंट आ रहा है या 0.2 आ रहा है? 0.219 0.21। वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। बस मोबाइल से सर इसको कैलकुलेट कर दो, क्या है, कुछ थोड़े ना है। ओके, और किसी को कोई बात कहनी है क्या? और बच्चों किसी को कोई बात कहनी है तो बोलो, कुछ अगर बोलना है तो बोलिए बेटा। हो गया क्या? से यस और नो? यस सर। अच्छा आप लोगों का मैथ का क्लास होगा या नहीं होगा, कुछ बताया कि ग्रुप में आपके? नहीं होने वाला है सर। ओके, यहाँ तो मैथ और बायो दोनों के बच्चे बैठे होंगे ना? यस सर, मैथ यस का सर। होगा, बायोलॉजी का। अच्छा इसमें मैथ बायो दोनों ग्रुप के स्टूडेंट बैठे रहते हैं। ज्यादा लोग मैथ वाले हैं या बायो वाले होंगे? कौन लोग ज्यादा हैं, बायो वाले या मैथ वाले? मैथ्स वाला। अच्छा मैथ्स वाले बच्चे ज्यादा हैं। सर बायो, 2-3 का ही डिफरेंस है। अच्छा बायो में कितने हैं? 15 है सर। अच्छा 15 बायो में है और मैथ में? 20-21 होंगे सर। ओके, आइए बच्चों एक नया टॉपिक पढ़ते हैं जिसको बोलते हैं मोलार कंडक्टिविटी। मोलार कंडक्टिविटी, आइए मोलार कंडक्टिविटी के बारे में जानते हैं, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मोलार कंडक्टिविटी, और इसको हम लोग इंडिकेट करते हैं ऐसे, एक लैम्डा ये वाला बनाना है, ये वाला लैम्डा बनाना है, इस वाले लैम्डा एम से इंडिकेट करते हैं। कोई वही वेवलेंथ वाला मत बना दीजिएगा लैम्डा, समझ रहे हैं ना, वो अलग है। तो ये वाला लैम्डा आपको इंडिकेट करना है। तो बच्चों
मोलार कंडक्टिविटी, मोलार का मतलब होता है मोल, ठीक है ना। तो मोलार कंडक्टिविटी का मतलब जाहिर सी नाम से ही पता लग रहा है, कंडक्टिविटी ऑफ कंडक्टिव। आज इस बैच में एक आध बच्चा नया भी आया है शायद पढ़ने के लिए, नया है या पुराना ही है? कंडक्टिविटी ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। तो ब्रैकेट में क्या है? ये लैम्डा एम है, लैम्डा एम है, इसको लैम्डा बोलते हैं, समझ रहे हैं ना। ये वाला लैम्डा यूज करना है आपको, वो वेवलेंथ वाला मत तो करते वो हैं। वाला यूज नहीं कर सकते हम? नहीं 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 नहीं, वो वेवलेंथ वाला लैम्डा अलग है। गड़बड़ मत कर देना बच्चों, गड़बड़ मत कर देना, गड़बड़ मत कर देना। तो कहने का मतलब है सर, मोलार कंडक्टिविटी उसको बोलते हैं कंडक्टिविटी ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। 1 मोल इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की जो कंडक्टिविटी होगी, फॉर एग्जांपल सर आपने कोई NaCl का 1 मोल लिया, अब NaCl का आपने NaCl क्या लिया, NaCl का 1 मोल सॉल्यूशन लिया, तो जो इसकी कंडक्टिविटी होगी वही तो इसकी मोलार कंडक्टिविटी हो जाएगी, इसी को मोलार कंडक्टिविटी बोलते हैं। सो दिस मोलार कंडक्टिविटी बच्चों रिप्रेजेंटेड बाय दिस टाइप ऑफ द लैम्डा m। सो द फॉर्मूला ऑफ द लैम्डा m इक्वल टू होगा कप्पा अपॉन कंसंट्रेशन, कप्पा अपॉन कंसंट्रेशन। कप्पा को आप जानते हैं, तो बच्चों सुनो 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 सुनो, कप्पा अपॉन कंसंट्रेशन होगा। सर ये कंसंट्रेशन मोलारिटी में होगी या नहीं होगी? कंसंट्रेशन इज इक्वल टू मोलारिटी में होगा नहीं होगा? तो लैम्डा m इज इक्वल टू कप्पा अपॉन मोलारिटी। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। अब क्वेश्चन में एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात क्या है, कप्पा की यूनिट से हमें डिसाइड करना पड़ता है। तो मैं आपको कप्पा की यूनिट के बेस पे कब कौन सा फॉर्मूला, देखो मैं हम लोग यहाँ पे 2 फॉर्मूले लिखते हैं, ट्रिक से आपको थोड़ा याद दिलाना है, याद करना है, नहीं तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे, नहीं तो आप रॉन्ग क्वेश्चन करोगे। अगर बच्चों कप्पा की यूनिट, जरा ध्यान से सुनो, साइमेंज पर सेंटीमीटर में दिया गया है, तो फॉर्मूला आप लैम्डा m इज इक्वल टू यूज करोगे कप्पा इंटू 1000 अपॉन m। मैंने यूनिटरी मेथड से इसको खुद से कन्वर्ट करके बनाया हुआ है, क्योंकि बच्चे को ज्यादा दिक्कत ना हो, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, क्योंकि बायो वाले बच्चे भी हैं वो नहीं कर पाएंगे इसको ऊपर नीचे यूनिटरी मेथड को चेंज, तो इसलिए ये आसान है। अगर कप्पा की यूनिट बच्चों साइमेंज पर मीटर में रखा हुआ है, तो आपको कप्पा अपॉन मोलारिटी इंटू 1000 ये वाला फॉर्मूला यूज करना है लैम्डा m के लिए। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जामिनेशन में मैक्सिमम स्टूडेंट कंफ्यूजन हो जाते हैं कि फॉर्मूला कौन सा यूज करना है। मेन 2 फॉर्मूले ये हैं, हमें 1000 फॉर्मूला तो यही है, लेकिन डिफरेंस क्या है, 1000 का डिफरेंस है। तो कई बार बच्चे क्या होते हैं, कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि सर कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। तो कप्पा की यूनिट से आपको डिसाइड करना है कि कौन सा फॉर्मूला हमें यूज करना है। अभी नोट करिए, अभी न्यूमेरिकल करना है, इसको अभी लिखिए, सब कॉपी में लिखिए अभी, क्योंकि अभी न्यूमेरिकल भी करना है हम। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? हाँ या ना बोलो बेटा। यस सर। हाँ, क्योंकि जेई Yes, मेंस में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, कप्पा की यूनिट उसने चेंज करके दी थी, कुछ बच्चों ने ये लगाया, कुछ बच्चों ने ये लगाया, बच्चों को जिसका तुक्का सही लगा उसका सही हो गया, और जिसका तुक्का सही नहीं हुआ वो बस धक्के खाते रहा। तो इसलिए दोनों के लिए मैंने डिसाइड कर दिया है कि कब कौन सा यूज होगा। इसको नोट करो। हो जाएगा क्या? कर लिया Yes, sir. नोट? ओके।
ओके बच्चों, देखिए क्वेश्चन सॉल्व करिए। क्वेश्चन 1 इज लाइक दिस, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी ऑफ electrolytic conductivity of 0.3 molar solution of KCl at 298 Kelvin is 3.72 into 10 to the power minus 2 Siemens centimeter inverse. Calculate the lambda m. लो करिए। अब तो इस क्वेश्चन को तो यार जो नहीं कर पाएगा तो बहुत शर्मनाक बात है, क्योंकि बड़ी गलत बात है जो बच्चे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इतना आसान क्वेश्चन है कि मैं बोल भी नहीं सकता। आंख बंद करके सबके आंसर बताइए, सब लोग बताइए, करिए इसको। बोलो। बोलो बच्चों। कितना आ रहा है बेटा? Sir, 124. हाँ, 120. फॉर्मूला क्या लगाया? लैम्डा एम इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलारिटी। मोलारिटी दी हुई है, कप्पा की वैल्यू दी हुई है, तो मैं इसका आंसर नहीं लिख रहा हूं कॉपी में, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने कर दिया होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 लिखूं? नोट कर लो भाई, जो लोग नहीं कर पाए वो नोट कर लो इसको। जो लोग इस फॉर्मूले को लिखना है, इसमें वैल्यू रखनी है और सीधे फाइंड आउट कर देना है। नोट कर लो इसको जल्दी से। आइए क्वेश्चन नंबर 2 की शुरुआत करते हैं। The measured resistance of a conductivity cell containing 7.3 10 to the power minus 3 molar solution of KCl at 25 degrees Celsius was 1050 ohm. Calculate specific conductivity and lambda m. चलो, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी का मतलब कप्पा की वैल्यू और लैम्डा एम दोनों फाइंड आउट करने हैं। मोलारिटी आपको दी है 7.3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 है। आर की वैल्यू है 1050 ओम है। निकालो भाई जल्दी से कैलकुलेटर से, जल्दी से करो।
हो गया क्या? देखो 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 बच्चों कैसे कर रहे हैं आप लोग, मैं ही आपको बता देता हूं। सर कप्पा इज इक्वल टू क्या होता है, 1/r होता है। तो 1/10 है ना, 1/1050 कितना होगा, 1/1050 कितना आया, ये कितना आया बोलो? 9.5 into 10 raised to minus 4. 9.52 into 10 to the power minus 4 ओम इनवर्स का मतलब साइमेंज में वैल्यू आई है। Sir, हाँ जी, kappa equals to 1/ρ. हाँ ये सर कप्पा इक्वल्स 1/p नहीं होता सर? सॉरी, अच्छा मैंने इसमें आपको सेल कांस्टेंट की वैल्यू नहीं दी क्या? नो सर। ओके, हाँ हाँ थोड़ा सा मिस्टेक होगी। सेल कांस्टेंट आप लिख लीजिएगा, वन पॉइंट टू फाइव, सॉरी, यहां से निकालो भाई, अब निकल जाएगा सर। तो कप्पा इज इक्वल टू हो जाएगा सर 1/ρ, तो कप्पा इज इक्वल टू 1/ρ। कप्पा की वैल्यू कितनी आई जरा जल्दी बताना। तो कप्पा इज इक्वल टू 1/r इंटू सेल कांस्टेंट, ऐसा लिखो ना। ये फॉर्मूला अप्लाई कराओ, ये तो लिखा ही था मैंने। तो 1/r, क्योंकि रो की वैल्यू के रिस्पेक्ट में निकालना पड़ेगा ना आपको, तो क्या हो जाएगा, तो ये कितना आएगा, मैं ही निकाल देता हूं। Sir, 1.19 into 10 raised to minus 3. 1.19 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3। वेरी गुड बेटा, ये आएगा साइमेंज पर सेंटीमीटर में, समझ रही है ना, क्योंकि सेल कांस्टेंट भी है ना सेंटीमीटर में। सेल कांस्टेंट की वैल्यू आपको सेंटीमीटर इनवर्स लिखना है ना। अब आपको लेमडा एम इज इक्वल टू लिखना है कप्पा इंटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलारिटी। तो कप्पा की वैल्यू 1.19 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 7.3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। तो 1.19 डिवाइड इसको करेंगे 7.3 से, तो ये यहाँ पे आएगा बच्चों 0.16 इंटू 10 टू द पावर 3, ठीक है ना, और 10 टू द पावर 3 साइमेंज, इसको लिखेंगे सेंटीमीटर इनवर्स मोल इनवर्स में। तो आप 1.6 इंटू 10 टू द पावर 2 साइमेंज सेंटीमीटर इनवर्स मोल इनवर्स में ये वैल्यू निकाल सकते हैं। कोई दिक्कत? नो सर। कर लेंगे बेटा, और किसी को कोई दिक्कत है क्या, बोलो। No, sir. तो बच्चों किसी को आज के लेक्चर के बारे में अगर कुछ कहना है तो बोलिए। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, और कोई नई बात कुछ कहना है तो बोलो। चलिए बच्चों, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में।